बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। रूपेश महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम, मेरा वंदन, अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कक्षा को प्रारंभ करें महोदय। जी, ये पीपीटी जो महोदय लिए हूँ वो शुरू कर सकते हैं। विश्वनाथ महोदय जी। जी। तो कल हम पहले बिंदु पर ही रहे, एक बार पहला फ्रंट पेज पे रहे। विगत दिवस में हमने जो विविध शिक्षा आयोगों के संदर्भ में स्वतंत्रता से पूर्व के विषयों पर परिचर्चा किया था। इसको हमने दो भागों में बांटना इसलिए उचित समझा था। कल भी हमने देखा था और इसको सुना भी था कि प्रायः जो भी शिक्षा आयोग बने हैं, अभी भी बन रहे हैं, उनका आधार या स्वयं हमारी जो नीतियां बनती हैं, जो भी संवैधानिक अधिनियम बनते हैं, आप देखें इन सब का आधार कहीं ना कहीं हम अलग अलग देशों के संविधान से लिए हुए हैं और लेकर के चलते हैं। तो अब जो हमारी नीतियां बन रही हैं, अब जो हमारे संविधान बन रहे हैं या हमारे शिक्षा आयोग बन रहे हैं, उन सब का भी आधार कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा प्रवर्तित शिक्षा व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। और एक तरह से यह सही भी है, शिक्षा जो है सार्वभौमिक है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका उद्देश्य जो है, शिक्षा के जो उद्देश्य हो वो सार्वभौमिक लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ हो। इसी आधार पर हम भी अन्य देशों के जो विधि हैं, व्यवस्था है, जो नीति नियम है, उनको आधार बना करके अपनी नीति नियम की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता से पूर्व तक के आयोगों और जो भी शैक्षिक व्यवस्था था, उसको हमने देखा कि अंग्रेजों ने कई तरह की नीतियां बनाई, ले आई और अनुप्रयोग में दिया। और उनका दोनों तरह का लक्ष्य था, एक तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना और दूसरा भारतीय लोगों को शिक्षित करना भी। हमने 1944 तक के सार्जेंट की जो योजना आई थी वहां तक की चर्चा कर ली थी। उसके बाद से देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद शिक्षा व्यवस्था की एक नई संकल्पना शुरू होती है। अब स्लाइड ले सकते हैं, पहला नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए जी। तो देखिए, जब शुरुआत करनी होती है खासकर शैक्षिक सुधार की, और भारत की जो स्थिति देखा आपने कि 1813 से लेकर के और 1944 तक की जो स्थिति रही वो अंग्रेजों का दबदबा था और उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। अब वैसी स्थिति में यद्यपि सुधार करने के लिए आधारभूत ढांचे से शुरुआत होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि जब सुधार करना था तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा और भारतीय संस्कृति सभ्यता, भारतीय कला विज्ञान, भारतीय क्रियाकलापों की शिक्षा शुरू करनी चाहिए थी। फिर इसके विपरीत भारत में जो पहला आयोग बना वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 1948 में तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति थे और महान शिक्षाविद, उससे पूर्व ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी। इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। चूंकि राधा कृष्णन जी इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनके नाम से इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इससे पहले आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के विषय में चर्चा किया था हमने, और वो स्वतंत्रता से पूर्व का था।
स्वतंत्र भारत का जो पहला आयोग था, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। तो आप स्पष्टता ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर राधा कृष्णन आयोग भी इसी को कहते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी और उसका जो मुख्य कार्य था वो विश्वविद्यालयीय स्तर पर और उच्च स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम इत्यादि में सुधार की दृष्टि से और अपना परामर्श देने की दृष्टि से इस आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य था, कुछ बिंदु हमने यहाँ एकत्रित किए। जो मुख्य था, पहला ये था भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, अब तक जो शिक्षा रही, शिक्षा को जो हम देख रहे थे, तो हमने देखा एक तो वैदिक कालीन शिक्षा भारत में प्रचलित थी और गुरुकुल प्रथा से प्रवर्तित थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य भी अलग था, सा विद्या या विमुक्तये विद्या अमृतमस्तुते। क्या अब वैदिक कालीन शिक्षा चली गई, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा भारत में आई, उसके बाद अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया और अलग अलग प्रकार से इस शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को रखा, अकादमिक जो योग्यता मात्र प्राप्त करने के लिए शिक्षा होती है उस शिक्षा को भी रखा, और अलग स्किल जो कार्य पद्धति आधारित प्रायोगिक शिक्षा है उसको भी रखा। तो इन समस्त शिक्षाओं का वर्तमान काल में भारत में अलग अलग स्वरूप देखा जाता था, दिखाई दे रहा था। तो अब इसको एकीकृत करके इस समय जो भारत में विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों के शिक्षा और अनुसंधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस आयोग का प्रथम जो है विचारणीय बिंदु था। दूसरा था विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था कैसे की जाए। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो है अभूतपूर्व संपत्ति होती है शिक्षा, और शिक्षा ही इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ये भविष्य के कर्णधार हैं, भविष्य निर्माता हैं और उनका आधार है शिक्षा। और इसके लिए व्यापक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। तो विधि वित्त व्यवस्था कैसे की जाए, कौन सा माध्यम बनाया जाए और विश्वविद्यालयों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाए। हमें पता है कि भारत एक संघ है अनेक राज्यों का, तो ऐसी स्थिति में, और जब इस आयोग का गठन हुआ, आपको पता होना चाहिए, पता आपको होगा ही कि भारत में पहले शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था अलग से, बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। और शिक्षा जो है वो तत्काल में जब शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था उस समय शिक्षा राज्य सूची में हुआ करती थी। संविधान की 3 सूचियां हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं। एक तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन सब पर कानून बनाने का और उसके वित्त व्यवस्थापन का और प्रयोग करने का संपूर्ण अधिकार उन राज्यों का होता है। फिर जो संघीय सूची के विषय हैं, जैसे आर्मी, सेना है या फिर अन्य तमाम विषय, इसके लिए इस पर जितने भी विषय हैं संघ सूची में, इस पर कानून बनाने का, विधि व्यवस्था को स्थापित करने का और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व केंद्र सरकार का होता है। और तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों को जो है विधि बनाने का, नियम बनाने का, प्रवर्तित करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो जब ये हम 1948 की बात कर रहे हैं, जब भारत में पहला शिक्षा आयोग बना, और उस समय भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं था, भारत में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, और शिक्षा तत्काल में जो है वो राज्य का विषय हुआ करती थी। तो ऐसे राज्य का विषय है शिक्षा, तो केंद्र सरकार उनको धन की व्यवस्था किस आधार पर करे, क्या राज्यों के आकार प्रकार के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, या किस आधार पे, ये तमाम समस्याएं थी। इसलिए विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था संबंधी दूसरा कार्य इसका था। तीसरा था विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। भारत बहुभाषीय देश है, अनेक भाषाओं और संस्कृतियों की यहाँ पर अभूतपूर्व जो है एक दूसरे से मेल जोल देखा जाता है। और ऐसी परिस्थिति में इस भारत के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बनाना और एक रूपता स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती का विषय था, क्योंकि जो बाकी उस समय अंग्रेज हमें शिक्षा पद्धति दे गए थे उनकी एक ही भाषा थी और उसी से संबंधित साहित्य था। हमारे यहाँ हमारा संघ है, संघ और एक जो राष्ट्र की संकल्पना थी कई राज्यों के समूह के रूप में थी। इन राज्यों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा थी, अपनी अपनी भाषाएं थी, अपना अपना साहित्य था। तो इन सब को एकीकृत करके और राष्ट्र स्तर पर इन सभी का समान रूप से उपयोग हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। आप देखे होंगे, आप अलग अलग विश्वविद्यालय से होंगे और आपके साथी भी होंगे, तो कई बार
इनका आपस में विषयों का सहसंबंध आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, या कई बार आपके जो पाठ्यक्रम होंगे वो आपके साथी के पाठ्यक्रम से मिलते जुलते नहीं होंगे। तो ये तमाम तरह की समस्याएं तब भी थी, आज भी हैं। कारण यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ क्षेत्रीय संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के कला विज्ञान जो है उसको भी पाठ्यक्रम में समावेशित करने का लक्ष्य रखा गया है। और यही उस समय इस आयोग के पास भी चुनौती थी पहली, कि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण विषय था, प्रवेश का मानक क्या हो। प्रवेश का मानक अर्थात विश्वविद्यालयों में प्रवेश किस आधार पर हो। उस समय विश्वविद्यालय महाविद्यालय के रूप में भी कई थे, बाद में उन्हीं महाविद्यालयों को प्रवर्तित करके विश्वविद्यालयों का दर्जा भी दिया गया। कुछ ही विश्वविद्यालय थे। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षा में प्रवेश संबंधी नियम क्या हो, किस आधार पर प्रवेश दिया जावे, क्या जितने लोग आ रहे हैं सबको दे दिया जावे, या फिर अगर उनको बांटना है, पार्थक्यता रखनी, तो किस आधार पर रखा जाए, यह था। फिर विश्वविद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या हो। तत्काल में अंग्रेजों की अपनी प्रणाली थी, अंग्रेज चाह रहे थे, सारी व्यवस्था उनकी अंग्रेजी में थी और वो पूर्ण अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे, भाषा पढ़ाते थे। हम लोगों ने जब कल चर्चा किया तो देखा है कि वुड घोषणा पत्र में उड़ने ही चाल से उड़ने ही यह स्पष्टता मांग रखी थी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए। और भारत के भी तथाकथित जो विद्वान उस समय के थे, आपने जो पढ़ा होगा इतिहास को तो जानना होगा, विदेशों में जाकर के भी पढ़ते थे। तो वो अगर पढ़ करके भारत में लौट रहे हैं तो जो ज्ञान वो लेके आए उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन कहाँ पर करेंगे, किसके बीच करेंगे। वो जब वो लोग अगर भाषा ही नहीं जानते हैं तो उनके फिर उस प्रयोगात्मक पद्धति को समझेंगे कैसे। ये तमाम समस्याएं थी। इसीलिए उस समय इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के समक्ष यह प्रश्न रखा गया कि इसमें शिक्षण का माध्यम क्या हो। फिर भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन और ललित कलाओं का उच्च अध्ययन कैसे किया जाए। अलग अलग चीजें देखिए, संस्कृति और इतिहास, इतिहास जो लिपिबद्ध हो जाता है और अलग अलग इतिहास की कई परिभाषाएं हैं, समय मिलता है लास्ट में पर चर्चा कर लेंगे। तो उसमें हम, आप जानते भी सामान्य संस्कृति क्या है, जो हस्तांतरित हो रही है, एक से दूसरे तक पहुंच रही है। तो इन संस्कृति, सभ्यता, भाषा और भारतीय दर्शन, भारतीय जो ललित कला है, ललित कला अर्थात इस समय समाज में जो व्याप्त है, अलग अलग चित्रकला, फिर स्थापत्य कला, वास्तुकला, शिल्पकला इत्यादि, इन सब का उच्च अध्ययन कैसे कराया जाए, संरक्षित करने के लिए भी और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। ये तमाम जो है आधार रखा गया, तमाम प्रश्न रखे गए थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। फिर अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्त और वेतन इत्यादि कैसे हो। अध्यापक उस समय जो कार्यरत थे उच्च शिक्षा में, उनका सेवा शर्त क्या होना चाहिए, किस आधार पर कितने वर्ष तक वो सेवा करें, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और फिर वेतन इत्यादि क्या होना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर मुख्यतः इसने आयोग ने कार्य किया। और कार्य करके इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, अपने रिपोर्ट जो है सबमिट किया 25 अगस्त 1949, और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1948 को। बहुत कम समय में इन सभी बिंदुओं पर परिचर्चा करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए और अपना अभिमत परामर्श देने के लिए सरकार को इस आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे और उन्होंने फिर बड़े ही व्यवस्थित क्रम से इस सभी बिंदुओं पर अपना अभिमत दिया। साथ ही यह भी कहा, पहली बार उस समय यह कहने का प्रयास किया गया था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को, विश्वविद्यालयी शिक्षा से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षा को अलग किया जाए, यह भी करने का उसमें प्रयास किया गया। ये स्क्रीन से क्यों हट गया प्लीज। पेज स्क्रीन से हट गया है। विश्वनाथ शास्त्री जी, मोबाइल ही बस दिख रहा है। जी महोदय, आ गई, स्क्रीन आ गई है जी। पिछले स्लाइड में हम अभी चल रहे थे, पिछले स्लाइड जी। तो यह था, और इसे चर्चा करने के लिए तो पूरा एक कालांश ही कम पड़ेगा। संक्षिप्त में सामान्यतः इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यह पूछे जाते हैं कि पहला आयोग कौन सा था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी,
इनका नाम पूछ दिया जाता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या था और इसका मुख्य सुझाव जो अमल में लाया गया, सबसे वो महत्वपूर्ण सुझाव यह था, इसने कहा था कि माध्यमिक स्तर तक के और उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग किया जाए। और फिर इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन के लिए और अन्य और भी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपना परामर्श दिया था। इसके आधार पर भारत में अन्य कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। यह रहा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट, अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। दूसरा जो आयोग था वो था माध्यमिक शिक्षा आयोग। देखिए, जब कुछ हमें नया काम जैसे हमें दीवार की चुनाई करनी है, तो आपने देखा होगा दीवार की चुनाई करना है तो हमेशा आधार से शुरू होता है, जमीन से लेकर के पहली ईंट रखेंगे, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे करके दीवार बन के तैयार हो जाएगी। वहीं पर दीवार पे प्लास्टर लगाना है तो हम इसके विपरीत क्रम का अनुसरण करते हैं। प्लास्टर करने के लिए जमीन से प्लास्टर करना शुरू नहीं करते हैं, हमेशा ऊपर से प्लास्टर करते हुए नीचे तक आते हैं। यही स्थिति इस शिक्षा आयोगों के संगठन में अपनाया गया। क्योंकि उस समय अगर प्राथमिक शिक्षा के लिए पहले आयोग बनाया जाता और प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास किया जाता, तो उच्च शिक्षा उस समय जो लोग ले रहे हैं और एक लंबी जो 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, 10 अर्थात 2-3, उस समय 3 वर्ष का एमए था, 2 वर्ष का बीए था, फिर इंटरमीडिएट था, इतनी लंबे गैप, ये फिर क्या करते, यह बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए सबसे पहले जो सर्वोच्च स्तर पर थे, उच्च स्तर पर, उनके लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए संकल्पना किया सरकार ने और आयोग गठित किया। उसके बाद जो दूसरा क्रम था वह था माध्यमिक शिक्षा आयोग का। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 में हुआ और तत्काल में जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनके अध्यक्षता में भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर यह मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। इनके नाम के आधार पर इनकी अध्यक्षता में चूंकि यह आयोग गठित हुआ था, इसीलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी संबोधित करते हैं और जानते हैं। इसका गठन भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को किया था। इसने 29 अगस्त 1953 को अपना प्रतिवेदन दे दिया। 1 वर्ष का ही लगभग यह भी समय लिया और इसका मुख्य कार्य था माध्यमिक शिक्षा पर कार्य करना। माध्यमिक शिक्षा में क्या कि इसने पाठ्यचर्या में विविधता लाने का और एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने का, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का, इन चीजों पर अपना परामर्श दिया था। त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम आपको पता होगा, आपने सुना होगा, या अपने जो ज्येष्ठ हैं उनकी उपाधियां देखिए, आपको पता होगा। पहले स्नातक 2 वर्ष का हुआ करता था और जो लोग ऑनर्स करते थे वो 3 वर्ष का स्नातक करते थे। उस 3 वर्ष के स्नातक के बाद 1 वर्ष में वो परास्नातक कर लेते थे और जो लोग 2 वर्ष का स्नातक करते थे उनको फिर 3 वर्ष का परास्नातक करना होता था। ये पहले की अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं थी, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसका मुख्य कार्य था एक तो पाठ्यचर्या में विविधता लाना। पाठ्यचर्या में विविधता से तात्पर्य 10वीं तक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सभी विषयों का वहां पर अध्यापन होता था माध्यमिक स्तर पर, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जाने के लिए हमें किसी न किसी कोर ग्रुप में सम्मिलित होता था, किसी समूह में, कला वर्ग में, विज्ञान वर्ग में, या वाणिज्य वर्ग में, या अन्य चिकित्सा वर्ग में, अभियांत्रिकी में, कृषि में, किसी न किसी कोर ग्रुप में सम्मिलित होना होता था। तो उनमें सम्मिलित होने के लिए 10वीं के बाद से हमारे पास इतने ब्रांच हो, इतनी विविधता हो कि हम उन समूहों से जाके आसानी से जुड़ सकें। इसलिए पाठ्यचर्या में विविधता लाना इसका उद्देश्य था। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर को जोड़ना। अब तक जो जानते थे 10वीं तक जो हमने पढ़ा और आगे जो हमें स्नातक परास्नातक पर पढ़ना है, इन दोनों के बीच के खाई को पाटना भी इसका उद्देश्य था। और खाई को पाट करके फिर कौन सी पाठ्यक्रम किस स्तर से एक दोनों के बीच में सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, इसका भी लक्ष्य, यह भी लक्ष्य था इस आयोग का। और तीसरा, त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम, त्रिस्तरीय से तात्पर्य है यहाँ पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने का। और आगे चल करके अलग अलग शिक्षा नीतियों ने इसकी व्याख्या अलग अलग की, हम करेंगे आगे चल के इसकी व्याख्या। फिर यहाँ पर त्रिस्तरीय से आप समझिए 3 वर्षों का स्नातक का पाठ्यक्रम, पहले यह 2 वर्षों का हुआ करता था। इससे संदर्भ में इसको कुछ संस्तुतियां दी गई थी। इसने दी जैसे 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की जाए,
फिर सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। सेकेंडरी अर्थात माध्यमिक शिक्षा, यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बटा होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। उस समय तक विषयनिष्ठ परीक्षण पद्धति हुआ करती थी, जिसको मूल्यांकन करते हैं, जिसको वर्षांत में किया जाता है, जो पूरे वर्ष के समाप्ति के अनंतर छात्रों ने क्या अर्जित किया इसको माप लेना, एक परीक्षा के आधार पर उनसे लिखवा लेना। इसके आधार पर इन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति होनी चाहिए। फिर संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। संख्यात्मक अंक में कई बार बच्चों का, और आज भी जो समस्याएं मुख्यतः हैं, परीक्षा में 97% अंक आया तो भी कम हो जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा, इसके बजाय सांकेतिक ABCD दीजिए, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाइए। यह भी इनका अभिमत था माध्यमिक शिक्षा आयोग का। फिर उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए एक मूल विषय, कोर सब्जेक्ट रहे, जो अनिवार्य रहे। वो जैसे गणित, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत इत्यादि, कोई न कोई अर्थात उसके जीवन से संबंध विषय भी होना चाहिए। फिर इसका कुछ मुख्य उद्देश्य थे इसके नियुक्ति के। पहला था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति थी, उसका अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना कि वस्तु स्थिति क्या है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु को स्पष्ट करना, अर्थात माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसका संगठन कैसे किया है। संगठन से तात्पर्य यहाँ पर वही जो राज्य के अधीन था विषय, तो इसको केंद्र स्तर पर कैसे उपयोग के योग्य बनाया जाए। केंद्रीय स्तर पर एक कार्य करने वाले कर्मचारी को सभी सामान्य विषय कैसे आवे, यह बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में जितने भी अलग अलग भाषाएं हैं, वो चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई भी हो, वो उस भाषा में ही अगर अध्ययन करके कोई व्यक्ति आ रहा है और वो उसको आकर के दिल्ली राजधानी में तत्काल में जो अंग्रेजी भाषा उस समय प्रचलित थी, कार्यालय भाषा आज भी प्रचलित है, या फिर द्वितीय राजभाषा जो हमारी भारत की थी वो हिंदी थी संघ सरकार की, तो इनमें कार्य करने के योग्य वो कैसे हो। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का संगठन किस आधार पर किया जाए, इन दोनों में परस्पर सहसंबंधता, और फिर इसका विषय वस्तु, किन विषयों को पढ़ाया जाए। फिर विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक जो संबंध है वो कैसे बनाया जाए। पारस्परिक संबंध से तात्पर्य है कुछ नगरीय विद्यालय हैं, कुछ जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कुछ सुदूर में स्थित हैं जहाँ सुविधाएं कम है, तो इन सबका आपस में सहसंबंध कैसे। फिर प्राथमिक माध्यमिक जो कक्षा है, इन कक्षाओं में, और बेसिक अर्थात आधारभूत अन्य जो प्राथमिक से पूर्व होती थी, इनकी परस्पर पाठ्यक्रम में सहसंबंध कैसे स्थापित हो, पाठ्यक्रम क्या हो, इन तमाम बिंदुओं पर इसने अपना परामर्श दिया। इसका अध्ययन करना इस आयोग का मुख्य जो है उद्देश्य था। तो 2 आधारों पर भारत सरकार ने चर्चा कर ली। एक तो सबसे पहले माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, और फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। और इन दोनों ही स्तरों पर शिक्षा की क्या समस्याएं हैं और शिक्षा को आपस में सहसंबंधित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन आयोगों से परामर्श मांगा गया। उसके आधार पर फिर इन्होंने अपना अपना परामर्श दिया। इसके बाद अब भारत की जो स्थिति थी ये दोनों आधारों पर अलग अलग हो गई थी, क्लियर। अब इनको एकीकृत करने के लिए भारत सरकार ने एक फिर से तीसरे आयोग की आवश्यकता महसूस की। नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तीसरे आयोग के रूप में, तीसरे आयोग का नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तत्काल में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनके अध्यक्षता में उस समय के शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला जी, बहुत जाने माने प्रख्यात शिक्षा शास्त्री भी थे, और बहुत ही अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से गुजर करके, और भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है और भारतीय शिक्षा की जो आधारभूत प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, इसको बड़े नजदीक से इन्होंने देखा था। और तत्काल में इसीलिए इसी खाई को पाटने के लिए, अर्थात जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था है और उसकी जो स्थिति है और नगरीय शिक्षा व्यवस्था है जो चकाचौंध है, इन दोनों के बीच में जो खाई है, इसको पाटने के लिए बहुत ही इन्होंने जिम्मेवारी पूर्ण एक दायित्व दिया दौलत सिंह कोठारी जी को। उस समय ये यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को।
और इन्होंने इनकी अध्यक्षता में 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। किसने किया? तत्कालीन भारत सरकार ने, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय था उसने। और दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में होने के कारण इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः हम कोठारी आयोग के नाम से इसको जानते हैं। इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते उच्च शिक्षा की जो भी समस्याएं थी उससे पूर्णतः अवगत थे आदरणीय कोठारी जी। और तब उन्होंने बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा को सहसंबंधित करने के लिए बहुत ही पारदर्शी रूप से इसका प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत किया। और इसने स्कूली शिक्षा की खासकर बहुत ही गहनता पूर्वक समीक्षा की। आप ध्यान रखिएगा कि अब तक जितने भी आयोग बने हैं भारत में आज 2020 तक भी, उसमें सबसे ज्यादा कोई प्रभावी परामर्श किसी आयोग का अगर अपनाया गया है तो वो था कोठारी आयोग। और इसने भारतीय शिक्षा के न केवल उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपना परामर्श दिया और न ही केवल माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में परामर्श दिया, अपितु भारत के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के संगठन के लिए और शिक्षा व्यवस्था के समस्याओं का अध्ययन किया। और तथाकथित तमाम अध्ययनों के आधार पर इसने तत्काल में जो भी सामाजिक बदलाव चाहिए थे उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने परामर्श को प्रस्तुत किया। इसने त्रिभाषा सूत्र का प्रथमतया स्पष्टतः जिक्र किया कि त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना चाहिए। देखिए इससे पूर्व जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था या माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, उनके सामने समस्याएं थी, उन्होंने अपना अभिमत रख दिया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इन दोनों को में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना अनुसंधान किया और प्रतिवेदन के रूप में रखा कि त्रिभाषा सूत्र को भारत में लागू किया जाना चाहिए। यद्यपि त्रिभाषा सूत्र की चर्चा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी किया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी किया था, लेकिन दृढ़ता पूर्वक लागू कराने के लिए इसने अपना परामर्श दिया था कोठारी आयोग। फिर इसी के आधार पर भारत में 3 प्रकार की शिक्षा नीतियां बनी, क्रमशः 3 प्रकार की अर्थात 3 शिक्षा नीतियां बनी। एक तो 1968 में बनी, चूंकि ये बहुत लंबा खींच जाता, संक्षिप्त रूप से हम आपकी चर्चा आपसे कर ले रहे हैं। अगर आपको डीपली और ज्यादा इनके नीतियों के बारे में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, प्रत्येक नीति की संदर्भित वहां उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे जो 68 की शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा पद्धति को 10+2+3 रखा गया। 10+2+3 का मतलब है एक ढांचा जो आज आप पढ़ रहे हैं। कला वर्ग के हम सभी छात्र हैं लगभग यहाँ, या विज्ञान वर्ग के भी हो सकते हैं, मैं आपसे सबसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन जो भी आपने पढ़ा होगा तो देखे होंगे आप 10वीं तक सामान्य शिक्षा पढ़े होंगे। 10वीं के बाद 2 वर्ष का आपने ब्रिज कोर्स किया होगा। अगर आप कला वर्ग के होंगे तो कला वर्ग का, विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग के होंगे तो उनका किया होगा ब्रिज कोर्स। आगे स्नातक 3 वर्षों का किया होगा। यह व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, अकादमिक योग्यता है। व्यावसायिक शिक्षा में फिर अलग अलग तरीके से शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। तो 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसने कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था जो है वो 10+2+3 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस नीति का गठन किया गया जो कोठारी आयोग का परामर्श है, उस परामर्श के आधार पर। फिर आगे चल के 79 में जो कुछ प्रतिपूरक नीतियों को अपना करके एक नई शिक्षा नीति फिर से बनाई, इसको 79 की शिक्षा नीति कहते हैं। इसने कहा कि शिक्षा व्यवस्था 8+4+4 होना चाहिए। 8+4+4 का मतलब है 8वीं तक सामान्य शिक्षा हो, 8वीं में एक बोर्ड होता था। लाइट आ गई है, पंखा चला दे वहां पे। ये कौन बोल रहे हैं? चल रहा है। पूजा दीदी आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी सर कंटिन्यू। तो क्या मैं बोल रहा था? हाँ, तो इसमें जो इसने 68 की नीति थी, 68 की नीति में जो भी खामियां रही, समस्याएं रही, उसको लेकर के फिर 79 में चर्चा की गई और यह कहा कि 8वीं तक की शिक्षा हो सामान्य, 8वीं में एक बोर्ड हो, फिर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं को ब्रिज कोर्स के रूप में अपनाया जाए। आप देखे होंगे, अगर आप संस्कृत से परंपरागत रूप से पढ़े होंगे तो 8वीं के बाद से आपको 9वीं 10वीं अगर व्याकरण पढ़ना है तो 9वीं 10वीं में भी आपने व्याकरण पढ़ा होगा, साहित्य पढ़ा होगा, फिर 11वीं 12वीं में भी व्याकरण साहित्य पढ़ा होगा, फिर आगे उसका संबंध होता है। उसी प्रकार से अगर आपको कला वर्ग में जाना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है,
तो सामान्य विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के तहत अर्थशास्त्र को पढ़ा लिया गया, लेकिन 8वीं कक्षा से अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में आता है और कला वर्ग में आगे चल के एक विषय के रूप में वो ग्रेजुएशन तक के जाएगा। तो 8 वर्ष पे बोर्ड, फिर 8 वर्ष के बाद 4 वर्ष का एक सहसंबंधित पाठ्यक्रम जिसमें 12वीं आप कर लेते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। उसके बाद 4 वर्ष का एक समेकित पाठ्यक्रम होना चाहिए। समेकित पाठ्यक्रम क्या होता है? जिसमें आगे चल के व्यक्ति को जिस क्षेत्र में जाना है, अकादमिक क्षेत्र से जुड़ा भी व्यक्ति उस क्षेत्र में जाए। जैसे मान लीजिए एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस 4 वर्ष का होता है, इंटरमीडिएट के बाद वो सीधे 4 वर्ष का पाठ्यक्रम करके वो चाहे एमबीबीएस की सामान्य डिग्री ले या फिर उसको व्यावसायिकता के रूप में उपयोग करे। इस प्रकार के अकादमिक शिक्षा व्यवस्था में भी 8+4+4 की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। ये 79 का 1979 का उस समय का तत्काल का नियम था। उसके आधार पर भारत में 8वीं में परीक्षा हो जाती थी, बोर्ड होता था, फिर 8वीं से 12वीं तक एक कोर ग्रुप जिसको पढ़ना होता था उस संकाय को वो पढ़ता था और 2 वर्ष का वो बीए कर लेता था, फिर 2 वर्ष का वो एमए कर लेता था और कई जगह 2 वर्ष और 3 वर्ष का एमए हुआ करता था। ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था तत्काल में प्रचलित थी। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए फिर 1986 में एक नई शिक्षा नीति को लाया गया। 1986 की शिक्षा नीति बहुत दीर्घ काल तक चलती रही। आप भी देखे होंगे, कई पुस्तकों पर लिखा भी होगा नई शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रकाशित। एनसीईआरटी की किताबों को देखें या पहले के बोर्ड की किताबों को देखें। अर्थात 2005 में जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, उससे पूर्व की जो भी किताबें छपी वो सब नई शिक्षा नीति 1986 के तहत छपी थी। और ये 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी, इसमें फिर से 10+2+3 की शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया गया। तो तीनों में 3 प्रकार की शिक्षा पद्धति हो गई। आप इसको 4 तरह से 4 बिंदुओं में समझिए। पहला हो गया कोठारी आयोग, 1964 से 66 में ये गठित हुआ। इसने जब 66 में प्रतिवेदन दिया तो उस प्रतिवेदन के आधार पर भारत में 3 प्रकार की शिक्षा नीतियां बनी 3 समयों में। पहली 68 में बनी। इसने कहा कि शिक्षा प्रणाली जो है 10+2+3 होनी चाहिए। 10वीं तक की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष का, उसके बाद सेतु पाठ्यक्रम और 3 वर्ष का स्नातक। उसके बाद 79 में दूसरी शिक्षा नीति बनी। उसने कहा कि 8+4+4 की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। 8 वर्ष की सामान्य शिक्षा, कोर ग्रुप की जो सेतु पाठ्यक्रम वो 4 वर्ष का और अगले 4 वर्ष में फिर उसका अकादमिक योग्यता संबंधी जो भी शिक्षा देनी है। फिर 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनी। उसी को नई शिक्षा नीति या 1986 की शिक्षा नीति, ये बहुत दीर्घ काल तक चलती रही और लगभग 2005 की एनसीएफ तक इसका प्रभाव देखने को मिलता रहा। इसने फिर से जो 79 की शिक्षा पद्धति है उसको बदल दिया और यह कहा कि 10+2+3 की शिक्षा पद्धति भारत में अपनाई जाए। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, फिर 2 वर्ष की का सेतु पाठ्यक्रम और आगे चल के फिर 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम, यह शिक्षा पद्धति अपनाई जाए। तो यह जो कोठारी आयोग था, इसका सबसे बड़ा क्या प्रभाव था कि इसके आधार पर भारत में नीतियां बनी शिक्षा की और इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य किया, न केवल उच्च स्तर, न केवल माध्यमिक स्तर, न केवल प्राथमिक स्तर, अपितु सभी स्तरों पर कार्य किया और सरकार को परामर्श दिया। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अधिकाधिक प्रश्न आते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। उसके बाद से अब जो 64 और 66 की शिक्षा नीति को बनाने से पूर्व ही भारत में जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था, राधाकृष्णन आयोग, उसको कहा गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का वित्त व्यवस्था कैसा हो, हमने उसमें चर्चा किया आपसे, और अध्यापकों का मानक कैसा हो, विश्वविद्यालयों का स्वरूप कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, प्रवेश के नियम कैसे हो, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उसने परामर्श दिया। उस परामर्श को स्वीकार करते हुए वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने एक फैसला किया कि सार्वजनिक निधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित किया जाता है। उस समय तक आयोग गठित नहीं हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए कार्य करने वाले एक कमीशन, एक को आयोग के नाम से संबोधित किया गया। और इसका क्या हुआ, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय वह
जो कि पहले ही भारत सरकार से संबंधित थी। जब अंग्रेज यहाँ से गए, संविधान बनने से पहले भी वो विश्वविद्यालय थे और भारत सरकार को सुपुर्द करके चले गए। ऐसे आप देखिएगा, ढूंढिएगा कि कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय जो आजादी से पहले भी थे और आज भारत सरकार ने अपने क्षेत्र अधिकार नियंत्रण में लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संचालित कर रहा है। फिर अन्य जो विश्वविद्यालय थे राज्य सरकार के और बाकी के फिर उच्च शिक्षा संस्थान। उच्च शिक्षा संस्थान भी दो प्रकार के, एक तो राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा संस्थान जैसे IIT, IIM वगैरह है, और बाकी उच्च शिक्षा संस्थान जो भाषा अध्ययन से संबंधित है इत्यादि अन्य सरकार के हों या फिर आजकल सुवित्त पोषित भी हो। तो इनको आवश्यकता अनुसार अनुदान और सहायता आवंटन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक बनाया जावे, ये भारत सरकार ने उस समय फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन कर दिया। इसको आप ध्यान रखेंगे, 52 में सरकार ने फैसला लिया, 28 दिसंबर 1953 में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हो गया। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे, कहीं इंटरनेट पे सर्च करें, किताबें पढ़ेंगे, तो आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के स्थापना वर्ष नवंबर 1956 दिखाई देगा, मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1956 में संसद में विधेयक ला करके इसको पारित करा करके एक संवैधानिक संस्था बनाई गई। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई। नवंबर में विधेयक ला करके इसको संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और हमेशा प्रश्न आएगा, अगर आपसे पूछेगा तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होगा, हो भी तो 56 अगर ऑप्शन है तो आप 56 को ही सही मानेंगे। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है वो संवैधानिक रूप से स्थापना हो रही है। संवैधानिक रूप से ऐसा विधि बना करके, नियम बना करके। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हमेशा दोनों ही ऑप्शन रह रहे हैं, फिर भी 1956 को ही आप सही रखेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि कलाम साहब ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया, घोषणा कर दी। अभी संसद के नियमों उपनियमों के तहत आना बाकी था। बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने के लिए, निर्धारण करने के, रखरखाव के लिए अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से यही नवंबर 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के सांविधिक, जो संवैधानिक, यहाँ पे सांविधिक लिखा हुआ है, संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर लिया गया। इस समय इसके 6 क्षेत्रीय अन्य कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। इन सभी 6 कार्यालयों के माध्यम से इस समय लगभग भारत में 900 से ज्यादा विश्वविद्यालयों का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और देखरेख करता है। फिर भी आपको इस चीज में कल एक लोगों का प्रश्न भी आया था, स्पष्ट रखना चाहिए कि अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है, ऐसा कह दिया गया है। और इस आधार पर एक नए आयोग की गठन के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इसको आप स्पष्टतः ध्यान रखेंगे। आगे चल के तो उच्च शिक्षा आयोग भारत में बन जाएगा। फिर इसके अध्ययन करने के लिए जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसमें जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए ये निम्नलिखित जो 15 संस्थान है, इनके माध्यम से अपने कार्य को संचालित करता है। पहला इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके सहयोग से जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी की संस्थाएं भारत में संचालित होती हैं, उनके मानक का निर्धारण करना, फिर उनके अध्यापकों का जो है योग्यता, वेतन, सेवा शर्त इत्यादि का निर्धारण करना, और फिर विश्वविद्यालय वो जो तकनीकी शिक्षा संस्थान उनका पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप इत्यादि निर्धारण का कार्य करता है। फिर चिकित्सा परिषद, ये आप जानते हैं MCI है, ये मेडिकल क्षेत्र में कार्य करता है। फिर कृषि अनुसंधान परिषद, फिर दूरस्थ शिक्षा परिषद, ये दूरस्थ माध्यम से कौन सी पाठ्यक्रम दिया जाए उनकी मानक निर्धारित करना, उनको मान्यता प्रदान करना इत्यादि कार्य करता है। फिर भारतीय बार परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT, भारतीय पुनर्वास परिषद और जो भी बाह्य से आयातित व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन सबकी सारत देख करके कैसे जो जनजातीय क्षेत्र में भी लोग हैं उनके अध्ययन से संबंधित संपूर्ण ये कार्य करता है। फिर भारतीय चिकित्सा परिषद, ये आ चुका है, 2 बार आ गया, क्षमा करें, 2 बार आ गया। फिर भारतीय फार्मेसी जो दवा बनाने का कार्य करता है, नर्सिंग परिषद और दंत चिकित्सा परिषद, होम्योपैथिक और औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद,
2 बार। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, ये इन संस्थाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन इन क्षेत्रों में कार्य करता है सभी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और फिर अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कुछ नाम हमारे पाठ्यक्रम में अलग से भी हैं। तो तकनीकी शिक्षा परिषद AICT इसका संक्षिप्त नाम है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हम पूरा नाम यहाँ इसलिए लिखे कि कई बार पूरा नाम पूछता है आपसे परीक्षा में, तो फॉर और ऑफ में आप अंतर करिएगा। AICTE का अगर पूरा नाम पूछता है तो कई बार वो लिख देगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो गलत है। इसका नाम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसलिए यहाँ पूरा लिखने का सिर्फ इतना ही औचित्य है। और इसका कार्य है भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करना, नए पाठ्यक्रम शुरू करना और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देना। ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इसकी स्थापना 1945 में हो गई थी एक सलाहकार निकाय के रूप में। बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यहाँ भी पूरा नाम लिखने का उद्देश्य औचित्य सिर्फ इतना है कि फुल फॉर्म पूछे तो आप स्पष्ट लिखेंगे। NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का यह भी एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1963 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को की गई। एक बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपना स्वरूप ले पाया है। इसकी शुरुआत लगभग 1973 में ही हो गई थी, फिर 73 से 93 तक इसको लग गया, ऐसे ही ये कार्य करती रही, लोगों को परामर्श देती थी शिक्षक शिक्षा संबंधित। फिर इसका एक्ट बनाया गया 73 में और 95 में जाकर के 95 में एक व्यवस्थित संस्था के रूप में, संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हो गई। इसका उत्तरदायित्व भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं और धाराओं की स्थापना, निरीक्षण करना और 73 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। 73 से पूर्व, जैसा हम आपसे चर्चा कर, उससे पहले भी थी, फिर 73 से ये कार्य करने लगी। 73 से फिर 93 तक ऐसे ही कार्य करती रही, सलाह देती रही। तब ये NCERT जो थी, NCERT में एक संस्था के रूप में कार्य करती है। चूंकि NCERT सन 1961 में ही आ गया था, तो उसके अध्यापक शिक्षा में विभाग में एक परामर्शदात्री समिति के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपना कार्य करती रही। इसका स्वरूप 1995 में स्पष्ट हुआ। इसमें प्रश्न आते हैं, नाम पूछता है, पूरा फुल फॉर्म पूछ देता है, इसका कार्य क्षेत्र पूछ देता है। और यह मुख्यतः इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं और दिल्ली में जो क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षा संस्थान है वह भी इसी के अधीन कार्य करता है, भाषा संस्थान। और भोपाल, अजमेर और मैसूर और शिलोंग में इसकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं जहां पर ये शिक्षा महाविद्यालयों को लेकर के कार्य भी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के मानक को बनाए रखना, अध्यापक शिक्षा में जो प्रवेश नियम है उसको बनाना, अध्यापकों की योग्यता को निर्धारित करना, कार्यक्षमता निर्धारित करना और इसके जो संस्थान है उनके लिए नीति नियम बनाना, निरीक्षण करना और मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ। इससे पहले जो हम देख रहे थे तो AICT में 4 था, NCT में 4 था, लेकिन महोदय ध्वनि नहीं आ रही है आपकी, कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से शायद ध्वनि नहीं आ रही है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पढ़ने पर नवाचारों के उपयोग से संबंधित कार्य करना भी इसका मुख्य ध्येय है। और इस तरह से लगभग कोई भी क्षेत्र हो, इस समय सभी क्षेत्रों में NCERT की पूर्णतः उपलब्धता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है
ये कुछ बिंदुओं पर सामान्य रूप से चर्चा की है। इसके बाद भी इस टॉपिक में बहुत सारे विषय बच जाते हैं अभी, उनको फिर अब अगले किसी कालांश में समय मिलता है तो हम इसकी परिचर्चा कर लेंगे। और वैसे आप बेहिचक हमारे YouTube चैनल पर जा करके इन सभी विषयों के वहां पर तारतम्यतापूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं। आप डॉक्टर अनूप कुमार पांडे सर्च करेंगे और उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले भी सारे वीडियो वहां पर आपको क्रमशः मिल जाएंगे, उपलब्ध होते रहेंगे। और आपके जो कुछ भी प्रश्न हो वहां, वो भी आप वहां लिख सकते हैं। और अब बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपके जो प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई प्रश्न हो एक एक करके महोदय से पूछ सकते हैं। सर ये जो लास्ट में जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में जब आप बता रहे थे ना, उस टाइम पर शायद आपकी आवाज और मतलब नेटवर्क इशू होने के कारण सभी लोगों को सुनाई नहीं दे पा रही थी। तो ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा अभी समझ में दिक्कत हुआ है सभी को है। एनसीटी या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्पष्ट नहीं हुआ सर, थोड़ा सा आपकी उस टाइम आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही थी, किसी को भी इशू हो गया था नेटवर्क का। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी 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 जी। एनसीईआरटी, मैंने दो चीजें इसमें मुख्यतः आपको ध्यान रखी। एक तो इसका स्थापना वर्ष जिससे प्रश्न आता है, दूसरा इसका पूरा नाम क्या है। तो हमने आपको कहा आप ऑफ और फॉर में अंतर करेंगे। हमने एआईसीटी और एनसीटी की जब चर्चा की थी तो वहां पर हमने ऑफ हमेशा रखा था और वहां पर फॉर लगाया था, और यहाँ इसके नाम में ऑफ आ रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य जो कार्य है वो भारत सरकार को विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों बनाने में परामर्श देना है, प्रकाशन करना है, नवाचार जो नए कुछ उपयोग करने योग्य चाहे उपकरण हो, विधियां हो, प्रविधियां हो, इनके उपयोग के लिए अनुसंधान करना भी इसका कार्य है। और यह जो कुछ भी अनुसंधान करता है उसका निष्कर्ष निकाल करके इसके अपने जो क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं उन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में पहले उनका अनुप्रयोग कराता है। इसका स्वयं का भी जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान है दिल्ली में, वह इसी के अधीन कार्य करता है। तो जो कुछ भी अनुसंधान होता है उसका अनुप्रयोग भी कराता है। अलग अलग देश के क्षेत्रों में बटे हुए, राजस्थान में, भोपाल में, मैसूर में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, इन जगहों के अपने क्षेत्रीय महाविद्यालयों में वो नवाचारों का, नवाचार अर्थात नई विधि प्रविधि, नया कुछ एस्पेक्ट्स यूज करना है एजुकेशन में, तो उन सब का अनुप्रयोग कराता है और देखता है कि ये सफल हो रहा है या नहीं। उसके बाद ही भारत के बाकी शिक्षा संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या संस्थान है, उनमें उनका अनुप्रयोग होता है। और इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियों पर परामर्श देना, शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना, प्रकाशन करना, नवाचारों के लिए अनुसंधान करना और उपयोग के लिए सुझाव देना। यह इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम सर। आपने कोठारी आयोग में जो 3 शिक्षा नीति बताई थी, 68, 79 और 86 वाली, तो उसमें एक बात पूछनी थी कि ये शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने ही बनाई थी? शिक्षा नीति नहीं जी, इन कोठारी आयोग ने परामर्श दिया था कि आप शिक्षा के लिए नीतियां बनाइए। हाँ जी। सरकार, ये देखिए, आयोग वस्तुतः कोई भी आयोग होता है कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो उसका विघटन हो जाता है जब अपना कार्य। लेकिन ये सब ऐसे आयोग थे जो तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो कोठारी आयोग भी एक तात्कालिक भारतीय शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था। इससे पहले जो 2 आयोग थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के लिए कार्य किया, एक दूसरे में माध्यमिक शिक्षा के लिए। लेकिन इन सभी शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को आपस में सहसंबंधित करने के लिए परामर्श किसी ने बेहिचक नहीं दिया। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने इन तीनों ही स्तरों को जोड़ने के लिए शिक्षा नीति बनाने का परामर्श दिया था। उस परामर्श के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा नीतियां बनाई थी। तो सर, इन शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा और जानकारी नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैं इसीलिए कहा, आप एक तो फिर किसी दिन अगर हमें मौका मिलता है तो इस पर भी हम आ जाएंगे लाइव आपके साथ, और नहीं तो आप एक बार YouTube में जाकर के हमारे चैनल को देखिएगा, उसमें प्रत्येक शिक्षा नीति के लिए अलग वीडियो होगा। मैं देख लेता हूँ, नहीं भी होगा तो अपलोड तो हम अपलोड कर देंगे क्रमशः। ठीक है जी सर। जी, और अगर समय मिलता है तो एक दिन हम इसमें आ जाएंगे।
फिर से कभी। ये शिक्षा नीति के जो अभी 1968, 79 इनको नाम 1968 वाली को प्राथमिक शिक्षा और 79 वाली को माध्यमिक शिक्षा ऐसे नाम दिया गया है? नहीं जी, कोई नाम, ये शिक्षा नीतियां थी। सिर्फ 86 के नीति को शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1979, और इसको जो 86 में आई थी इसका भी नाम शिक्षा नीति था, लेकिन ये नए तरीके से प्रवर्तित हुई इसलिए इसको नई शिक्षा नीति भी कही गई। इसको इसका प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक में ऐसा नहीं अलग से लेना। नहीं। और सर ये भारतीय बार परिषद क्या है? हाँ, भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये लॉ के विद्यार्थी होते हैं इनके लिए ये सब कार्य करती है, और उनको उनके पाठ्यक्रम संबंधित उनका निर्धारण, नीति, सब कुछ सारा लॉ, वकालत, एडवोकेट जो बनते हैं उनके लिए। जी सर, थैंक यू। और किसी कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो तो सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर क्लोज किया जाए। जी सर, सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपने आपको। बहुत अच्छे से सर आपने विषय वस्तु हम लोग के समक्ष रखी, बहुत अच्छा लगा, और सारे एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हम लोग के समक्ष रखा, बहुत